नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका वन डे एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, आपका जो वन डे एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल है, ये चैनल सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए समर्पित है। पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से हम लोग रेलवे की परीक्षाओं के लिए, एसएससी जीडी के लिए, आने वाले समय में यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही है, इसके लिए बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग पढ़ना शुरू किए हैं विज्ञान, और विज्ञान में भी अगर हम बात करें, तीन विज्ञान जो भौतिक, रसायन और जीव पढ़ना होता है, उसमें से भी हम लोग पढ़ेंगे क्या, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी एक ऐसा पाठ्यक्रम होता है, एक ऐसा टॉपिक होता है जहां से वनडे एग्जाम में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर पूरे साइंस की हम बात करें, पूरे साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं बायो से। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, बायो के जो प्रश्न हैं, एक एक करके चैप्टर वाइज इन चीज़ों को, इनसे संबंधित प्रश्नों के माध्यम से पूरे विज्ञान को हम लोग खत्म करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे आज बात करें, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में। ठीक, जीव विज्ञान के प्रमुख शाखाओं से संबंधित 30 प्रश्न हैं, और ऐसे ही डेली हम लोग 30 प्रश्न किया करेंगे। 30 प्रश्न डेली डेली किया करेंगे, और आप रोजाना 30 नए प्रश्नों को सीखेंगे, उनके विकल्पों से दिए गए और चीज़ों को भी सीखेंगे। आज के टॉपिक की हमने बात कर ही लिया, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं को देखेंगे। अगर आज के पहले प्रश्न की बात करें, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। देखिए यहाँ पे पूछा गया क्या, वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। अगर आप देखेंगे, ऑप्शन है विकासीय जीव विज्ञान, मानव शास्त्र, अनुवांशिकी। सही जवाब क्या होगा, अनुवांशिकी। प्रश्न में ही आपको दिख रहा है क्या, कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न पर आधारित है। इसके बारे में कुछ और बातों को हम जान लेते हैं। जो अनुवांशिकी के जनक हैं, अनुवांशिकी के जनक, ऐसे विकल्पों से भी हम चीजों को देखेंगे। अनुवांशिकी के जनक कौन माने जाते हैं, एक विद्वान है जिनका नाम है क्या, ग्रेगर जान मेंडल। ग्रेगर जान मेंडल, जिन्होंने मटर पर प्रयोग किया था। ठीक, तो अनुवांशिकी विज्ञान के जनक इनको माना जाता है, किसको, ग्रेगर जार मेंडल को। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, सब्जियां, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों, सब्जियां, फलों, फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। देखिए भारत में अलग अलग प्रकार की खेतियां, विश्व में अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है। अगर उन खेतियों में हम बात करें, अगर आप विशेष रूप से कीमती सब्जियां, फलों, फूलों की खेती करें, उनको फसलों की यानी कृषि की एक विशेष शाखा के अंतर्गत देखा जाता है, जिसका नाम क्या, हार्टिकल्चर। क्या कहा जाता है, हार्टिकल्चर। और हार्टिकल्चर को हिंदी में कहते हैं क्या, बागवानी। क्या कहते हैं, बागवानी। कहने का मतलब बागवानी के अंतर्गत हम सब्जियां उगाते हैं, फल उगाते हैं, फूल उगाते हैं। इसमें कुछ और कृषि दिया, उनके बारे में थोड़ी बहुत चीजें आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया गया सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या होता है, इसमें होता है रेशम पालन। ठीक, रेशम पालन की जो खेती होती है उसे कहा जाता है सेरीकल्चर। यहाँ पिसीकल्चर दिया है, पिसीकल्चर में क्या होता है, मछली पालन। आप मछली पालन कर रहे हैं, एक प्रकार की कृषि है, ये क्या कहलाता है, पिसीकल्चर। वहीं पर अगर एपीकल्चर की बात करें, एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। ठीक, मधुमक्खी पालन। तो कोई भी प्रश्न इस प्रकार से दिखेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग जवाब भी देते रहेंगे। कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आपको बताना है। सीरोलॉजी कहते हैं, या साइटोप्लाज्म कहते हैं, या साइटोलॉजी, या इटियोलॉजी। अगर हम बात करें कोशिकाओं के अध्ययन को, तो कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है क्या, सही जवाब होगा आपका साइटोलॉजी। क्या होता है, साइटोलॉजी, ये सही है। साइटोलॉजी में क्या होता है, कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। वहीं पर अगर सीरोलॉजी की हम बात करें, इसमें क्या होता है, सीरम आदि का अध्ययन। सीरम आदि का अध्ययन। देखिए सभी विकल्पों को इसलिए नहीं बता रहे हैं, यहां से आपको कंफ्यूजन बन जाएगा। सभी विकल्प से संबंधित प्रश्न है, तो आप देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। सफलता सीरीज है। सफलता सीरीज इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे एकदम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न, उन्हीं को रखा गया है। आप मिलाइएगा, जरूर मिलेगा इसमें से प्रश्न। विटीकल्चर क्या है, विटीकल्चर क्या है, इसको अगर बात करेंगे, विटीकल्चर किसे कहेंगे। देखिए विटीकल्चर किससे संबंधित है, सब्जियों की खेती से, आम की खेती से, अंगूर की खेती से, या फूलों की खेती से। तो सही जवाब क्या होगा, विटीकल्चर संबंधित है आपके अंगूर की खेती से। सही विकल्प क्या होगा, अंगूर की खेती। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है, विकल्प आपके सामने है। कंकालों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, मानचित्रों का अध्ययन, या सिक्कों का अध्ययन।
बात यहाँ पे हो रही एपिग्राफी किसकी? एपिग्राफी। एपिग्राफी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? अगर विकल्प देखें तो यहाँ पर दिया गया क्या? शिलालेखों का अध्ययन सही विकल्प होगा। शिलालेख जा रहे ना, प्राचीन समय में राजा महाराजा शिलालेख लिखा करते थे ना, और शिलालेख आज भी देख रहे हैं, शिलालेख लिखे जाते हैं। तो ये जो शिलालेखों का जो अध्ययन है इसी को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। अगर सिक्कों के अध्ययन की बात करें तो सिक्कों के अध्ययन को एक नाम से जाना जाता है, क्या? न्यूमेस्मेटिक्स। प्रश्न आपसे पूछा जाए सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे आप? न्यूमिस्मेटिक्स। अगर सिक्कों का पूछे तो आप ऐसे देख लेंगे। वहीं अगर मानचित्रों के अध्ययन की बात करेंगे, इसे कहा जाता है क्या? कार्टोग्राफी। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। कंकालों के अध्ययन की बात करेंगे, इसको ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तो कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। एपिग्राफी संबंधित है शिलालेखों से। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। इसका सही विकल्प क्या होगा? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। ठीक, आगे अगर आप देखेंगे हर्पेटोलॉजी किसे कहेंगे? हर्पेटोलॉजी में जो सरीसृप होते हैं, है ना, सरीसृप और उभयचर, जैसे मेढक वगैरह का अध्ययन हो, ये क्या है? उभयचर है। इसका अध्ययन हर्पेटोलॉजी नामक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है? यहाँ पे मानव के विकास का अध्ययन होता है। मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन, क्रमिक विकास का अध्ययन। एक एक प्रश्न कीमती है, यहां पर आप बढ़िया से पढ़ेंगे। चलें, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, बर्डोलॉजी या हर्पेटोलॉजी। एंटोमोलॉजी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें कीटों का अध्ययन होता है। बर्डोलॉजी भी नहीं होगा, हर्पेटोलॉजी भी हमने देखा था, नहीं होगा। सही क्या होगा? ऑर्निथोलॉजी। यानी जो पक्षियों का अध्ययन है वो किसके अंतर्गत होता है? ऑर्निथोलॉजी के। क्वेश्चन नंबर 8, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यहां पर आपको दिया गया सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का ट्राई किससे आपको बताना है? मछली पालन से नहीं, मछली पालन से नहीं। क्यों? क्योंकि मछली पालन किसे कहते हैं? पीसी कल्चर को। क्या कहते हैं इसे? पीसी कल्चर, मछली पालन। अगर हम बात करेंगे आगे, अगले पॉइंट को देखें, रेशम की खेती, रेशम की खेती को क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है सेरीकल्चर। ठीक, रेशम की कृषि आप करें, इसी को कहा जाता है कृषि, सेरीकल्चर। ठीक है, यानी 8वें का सही जवाब क्या होगा? बी। अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। 9वां प्रश्न, सेरीकल्चर किससे संबंधित? देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट। अब क्वेश्चन यहाँ पे जो रिपीट हुआ है इसका मतलब आप समझिए क्वेश्चन रिपीट कब होता है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगर हम इसकी बात करें, यह आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। कब? 5/4/2016 को। ठीक, सेरीकल्चर की बात करें, अभी हम कुछ समय पहले ही देख लिया था। सेरीकल्चर किससे संबंधित? मधुमक्खी से नहीं। पौधों का विकास बिल्कुल नहीं। मछली पालन बिल्कुल नहीं। सही जवाब क्या होगा? रेशम कीट पालन, यानी 9वें का सी वाला ऑप्शन होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक, चलिए ऐसे आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10वां क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन है आपका इटियोलॉजी, एथनोलॉजी, एंटोमोलॉजी या इथोलॉजी। ठीक है, पशु के व्यवहार का अध्ययन करना है तो उसके लिए सही विकल्प क्या होगा आपका? उसके लिए सही विकल्प होगा आपका क्या? इथोलॉजी। क्या होगा? इथोलॉजी। इथोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है? इथोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है? यहाँ पर क्या? पशु के व्यवहार का जैविक अध्ययन किया जाता है। ठीक, वहीं पर अगर इथनोलॉजी की बात करें, देखिए नाम मिलता जुलता है, इथोलॉजी और इथनोलॉजी मिलता जुलता नाम है, तो यहाँ से कंफ्यूजन में आप नहीं पड़ेंगे। इथोलॉजी में पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, लेकिन एथनोलॉजी की हम बात करें, एथनोलॉजी की जब बात करेंगे, इसमें मानव जाति विज्ञान का अध्ययन होता है। किसका? मानव जाति विज्ञान। चलिए हमने 10 प्रश्न कर लिया, आते हैं 11वें पर, क्योंकि हमको करना है कुल 30 क्वेश्चन। हिमेटोलॉजी का अध्ययन संबंधित है। देखिए जब आप अस्पताल में जाते होंगे, बहुत से विभाग बने होते हैं, अलग अलग बीमारियों से, अलग अलग मर्ज से संबंधित विभाग बने होते हैं। आप देखेंगे बोर्ड लगा होता है। ठीक, उसी के आधार पर आप जान पाते हैं कि किस विभाग में आपको दिखाना है।
एक जगह लिखा होता है कहीं हिमेटोलॉजी, आप ध्यान से देखेंगे लिखा होगा हिमेटोलॉजी। तो हिमेटोलॉजी के अध्ययन कहाँ पर होता है, ठीक, या जहाँ पर रक्त संबंधी बीमारियों को देखा जाता है उसी कहा जाता है क्या, हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी का मतलब खून से संबंधित या रक्त से संबंधित बीमारियों का अध्ययन जहाँ पर होता है, जहाँ पर उपचार होता है, उसी क्या कहा जाता है, हिमेटोलॉजी। ठीक है, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। मार्फोलॉजी क्या है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा मार्फोलॉजी क्या है। इसकी अगर हम बात करें, किसी कहेंगे मार्फोलॉजी, कीड़ों का अध्ययन नहीं, कीड़ों का अध्ययन नहीं होता मार्फोलॉजी में। मानव का विकास, मानव विकास का अध्ययन नहीं। मार्फोलॉजी के अंदर क्या होता है, जीव की आकृति, उसकी संरचना, विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। ठीक, सी वाला ऑप्शन होगा आपका सही। ठीक, जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता नहीं। 13वें प्रश्न को देखते हैं। 13वां प्रश्न क्या कह रहा, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, मनुष्य का अध्ययन किस विभाग में किया जाता है। आर्कियोलॉजी नहीं, आर्कियोलॉजी नहीं, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी बिल्कुल नहीं। एंड्रोलॉजी में भी नहीं, बल्कि किसमें, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट होता है जिसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य का अध्ययन का मतलब मनुष्य के क्रमिक विकास, किसका, मनुष्य का क्रमिक विकास, इसके रहन सहन, खान पान इत्यादि परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है किसमें, एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। ऑप्शन है आपके सामने, एम्ब्रियोलॉजी नहीं, एम्ब्रियोलॉजी नहीं होगा। ठीक, तब क्या होगा इसमें, जूजोग्राफी नहीं, जूजोग्राफी भी नहीं होगा, फिजियोग्राफी भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वही चीज, पिछला क्वेश्चन ही रिपीटेड है, एंथ्रोपोलॉजी। बस प्रश्न का पैटर्न बदल गया, प्रश्न के पूछने का तरीका बदल गया, प्रश्न वही वाला है। क्या पूछा गया, जंतु विज्ञान की किस शाखा में मानव जाति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मानव जाति के व्यवहार समाजशास्त्र का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक, इसे क्या कहा जाता है, हिंदी में देखेंगे ना, इसे कहते हैं नृविज्ञान। ठीक, क्या कहते हैं, नृविज्ञान। चलिए 15वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निषेधन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। फिर से देखिएगा, निषेधन, विकास, विभाजन, विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, भ्रूण विज्ञान, फिजियोलॉजी, आनुवांशिकी, क्रमागत उन्नति। आप बताइए इसमें से सही विकल्प क्या होगा, इसमें से सही जवाब क्या होगा। अगर हम सही जवाब की बात करें क्वेश्चन नंबर 15 में, तो क्या होगा, इसको ध्यान से देखिए और बताइए। 15 की बात करें, यहाँ पे निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता की बात हो रही। यहाँ पे निषेचन का मतलब किससे, भ्रूण विज्ञान से। ठीक, भ्रूण विज्ञान से होता है। ठीक, जैसे कोई बीज है, जैसे गेहूं का ही बीज ले लीजिए, गेहूं का बीज जब तक उससे अंकुर नहीं निकला है वो क्या, एक भ्रूणावस्था में है। ठीक, इसी की बात हो रही है इसमें। ठीक, चलें, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है। विकृति विज्ञान, क्रिया विज्ञान, फाइटोपैथोलॉजी या फोटोमार्फोजेनेसिस। ठीक, यहाँ पर देखेंगे पौधों में बीमारियों का अध्ययन, वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं, किसका विरोध करते हैं, बीमारियों का विरोध करते हैं, जिसे कहते हैं आप रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक, इस किसके अंतर्गत ये किया जाता है अध्ययन, इसका अध्ययन होता है फाइटोपैथोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, फाइटोपैथोलॉजी, यानी सी वाला विकल्प होगा आपका सही, बाकी ऑप्शन गलत है। ठीक, चलिए, जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, मृदा के प्रभाव का अध्ययन की बात हो रही है, किस पर, मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। एंड्रोलॉजी नहीं, एंड्रोलॉजी में वयस्कों का अध्ययन होता है। ठीक है, आप बात करेंगे फिर किसका, एडाफोलॉजी। ठीक, क्या होगा, एडाफोलॉजी, एडाफोलॉजी इसके अंतर्गत ये क्या है, यह मृदा विज्ञान की एक शाखा है, इसके अंतर्गत मृदा के प्रभाव का अध्ययन, मृदा के प्रभाव का अध्ययन, प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो सही विकल्प क्या होगा, एडाफोलॉजी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18वां। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है।
जब पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंध की बात करेंगे, जैसे हॉस्पिटल में आप जानते होंगे ना, बहुत सारे टर्म ऐसे हैं जो हॉस्पिटल से संबंधित। आप जाएंगे, लिखा होगा क्या, एंड्रोलॉजी लिखा होता है। एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी एक विभाग होता है जिसके अंतर्गत पुरुषों की प्रमुख बीमारियों को देखा जाता है। ठीक, पुरुषों की बीमारियों का वहां पे अध्ययन होता है, इलाज होता है इत्यादि। ठीक, चलिए, यही पूछा है, शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा आपका, एंड्रोलॉजी। ठीक, बाकी किसी पर विचार करने की जरूरत ही नहीं, सभी विकल्प गलत हैं। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार, यकृत यानी यकृत का मतलब लीवर जिसे आप कहते हैं, लीवर के उपचार का अध्ययन होता है। ठीक, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, बहुत से विभाग आपको दिखते हैं। जब आपको नहीं पता हो तो आप लोग को, आप कई बार ऐसा होता है कि आप पूछते हैं भैया हमें बुखार हुआ तो हम कहाँ दिखाएं। जब आप इन चीज़ों को जान रहे होंगे तो आराम से दिखा पाएंगे। जैसे यहाँ से पूछा जा रहा है, अगर आपको लीवर संबंधी बीमारी को दिखाना तो कहाँ दिखाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन है हेल्कोलॉजी, हेप्टोलॉजी, हेट्रोलॉजी या जेरियाट्रिक्स। तो सही विकल्प क्या होगा, सही विकल्प की अगर हम बात करेंगे तो हेप्टोलॉजी होता है। ठीक, हेप्टोलॉजी में क्या होता है, लीवर से संबंधित बीमारियों को दिखाया जाता है। किसमें, हेप्टोलॉजी में, हेप्टोलॉजी। आगे चलें, बाकी को बताएंगे तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, तो अभी सिर्फ यही जानिए। 20वां देखते हैं, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। जीवों के वर्गीकरण यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण की बात की जाती है, जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं बताइए। वर्गीकरण विज्ञान कहेंगे, या नोथोलॉजी कहेंगे, या शरीर रचना विज्ञान कहेंगे, या सरोविज्ञान कहेंगे। सही विकल्प क्या होगा, वर्गीकरण विज्ञान, क्लासिफिकेशन साइंस। ठीक, जहाँ पे जीवों के वर्गीकरण की बात हो रही उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे वर्गीकरण विज्ञान यानी क्लासिफिकेशन साइंस। समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 21, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है बताइए, ऊर्जा का, या फलों का, या विषाणु का, या जानवरों का। जाहिर सी बात है, यहाँ पे जंतु की बात हो रही, तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत तो किसका अध्ययन करेंगे, जंतु विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं का ही अध्ययन करेंगे। और कैसे जंतुओं का अध्ययन करेंगे ये आपको देखना है। ठीक, जंतु विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे ये आपको देखना है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, सही विकल्प क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 21 में डी, यानी जानवरों का। जानवरों का अध्ययन कि कोई भी जानवर होगा, यहां तक कि मनुष्य भी उसी के अंतर्गत आता है। किसमें, जंतु विज्ञान के अंतर्गत। आगे चलें, 22वां देखिए, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहते हैं। परे का मतलब बाहर। ठीक, परे का मतलब होता है बाहर। कहने का मतलब विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से बाहर मौजूद जीवन की खोज करने की बात कर रहा है, ऐसे विज्ञान को हम क्या कहते हैं बताइए, ऐसे विज्ञान को हम क्या कहेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, इसे कहा जाता है एक्सोबायोलॉजी। बायोलॉजी तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, एक्सो, एक्सो का मतलब, एक्सोबायोलॉजी, एक्सो का मतलब होता है एल जी वाई, एक्सो का मतलब होता है बाय। क्या होता है, इसका मतलब होता है बाय। यहाँ पे और अगर विकल्पों पर हम थोड़ा सा विचार करें तो दिया गया है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में क्या होता है, कीटों का अध्ययन। किसका होता है, कीटों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो ये वाला विकल्प तो हैगा नहीं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जीवाश्म विज्ञान का, तो जीवाश्म विज्ञान में क्या, जो मृत जीव जंतु हैं जो जमीन में दबे हुए हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है, जीवाश्म विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, 23वें में क्या होगा। 23वें को देखिए ध्यान से, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष, कपि आदि के व्यवहार का अध्ययन। ठीक, वन मानुष, बंदर, मानर आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी नहीं। ये क्या है, इसमें मानव का क्रमिक विकास, इसमें मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन होता है। किसमें, एंथ्रोपोलॉजी में। ये भी नहीं होगा, एथनोबॉटनी भी नहीं होगा, एपोलॉजी भी नहीं होगा। इसमें क्या होगा, प्राइमेटलॉजी, प्राइमेटोलॉजी। ठीक, प्राइमेटोलॉजी यानी इसी कहते हैं क्या, पूर्वज विज्ञान। एक तरीके से कहेंगे क्या, पूर्वज विज्ञान।
तो सही विकल्प आपका क्या होगा? प्राइमेटोलॉजी। बंदरों के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं, इनका विकास कैसे हुआ। किसी बानर के बारे में, देखिए बंदर बानर में थोड़ा सा अंतर होगा, आपको बताएंगे आगे। वन मानुष के बारे में किस में देखेंगे? प्राइमेटोलॉजी में। निम्नलिखित में से कौन सी मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों का अध्ययन किस में किया जाता है? आपका सही विकल्प क्या होगा 24 में? 24 में सही विकल्प होगा अर्कनोलॉजी। मकड़ी, जो आपके घरों में मकड़ी जाला लगाता है ना, उसका अध्ययन किस में किया जाता है? अर्कनोलॉजी नामक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किया जाता है। आगे आप देखेंगे सारोलॉजी। सारोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? सारोलॉजी में मच्छर का अध्ययन होता है, या छिपकली का, या तिलचट्टा का, या सांप का। अगर सही विकल्प की बात करें तो सारोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होगा? बताइए, सारोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होगा? तो सही विकल्प होगा आपका छिपकली। ठीक, जिसे कहते हैं क्या? लेपर्ड। ठीक, लेपर्ड। सारोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? छिपकली का अध्ययन होता है। निम्नलिखित दस्तावेज, एक लिखित दस्तावेज जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान से तैयार किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? एथनोग्राफी, एथनोग्राफी कहेंगे, या कल्चरल रिलेटिक्स कहेंगे, या एथनोसिस्टिक कहेंगे, या एथनोबॉटनी। इसमें ये सारे विकल्प गलत हैं। सही क्या? एथनोग्राफी। सही विकल्प क्या होगा? एथनोग्राफी। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा, पर आपको घबराना नहीं है। यहाँ प्रीवियस ईयर में जो पिछले सालों में पूछे गए सभी प्रश्न हैं किससे? जीव विज्ञान की शाखाओं से, सभी को हमने लेने की कोशिश किया। 30 प्रश्न आ जाए, ऐसे जितने भी प्रश्न रेलवे में पूछे गए सभी को पहले हल कराएंगे, फिर दूसरे टॉपिक को तरफ बढ़ेंगे। ठीक, 27वां देखिए क्या होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों चिन्हों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए, जानवरों एवं पौधों के अवशेषों के अध्ययन की बात हो रही है। अवशेषों का अध्ययन किसमें किया जाएगा? एक ही विकल्प है, किसमें? जीवाश्म। कोई भी चाहे वनस्पति होगा, कोई भी चाहे जीव होगा, मतलब कोई भी जानवर या पेड़ जब मिट्टी के नीचे दब जाएगा, मिट्टी के नीचे जब दब जाएगा, लंबे समय बाद खुदाई के बाद ये मिलेगा, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका जीवाश्म। ठीक, जैसे उदाहरण के रूप में आप देखेंगे क्या? कोयला। कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या है? ये जीवाश्म ईंधन है। ठीक, ये जिस विभाग में अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है क्या? जीवाश्म विज्ञान, यानी पैलियोटोलॉजी। ठीक, प्लांटियोलॉजी होता है। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? फिर से वही बात, पूरा जैविकी, जीवाश्म विज्ञान, वर्गीकरण, पूरा वनस्पति शास्त्र। तो सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प क्या होगा? जीवाश्म विज्ञान। पैलेंटियोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है, फिर से वही क्वेश्चन, किसमें? जीवाश्मों का संबंध है। पैलेंटियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? जीवाश्मों के बारे में पढ़ते हैं, या इसी को हिंदी में कहेंगे क्या? जीवाश्म विज्ञान। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, पादप विज्ञान यानी फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव शरीर रचना? नहीं, मानव शरीर रचना की नहीं। पादप विज्ञान तो मानव शरीर रचना की क्यों बात करेंगे हम आप? शुद्ध मात्र की? नहीं। मानव विज्ञान? नहीं। पौधों का अध्ययन होता है। फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पौधों का। ठीक, तो हमें लगता है कि आपको सारी बातें समझ में आएंगी, सारे प्रश्न आप समझ में आएंगे। कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा इसका जवाब। कमेंट बॉक्स में जवाब देने के साथ साथ आप लोग को बता दें कि आप अगर अभी तक वन डे एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप इसको कर लें क्या? सब्सक्राइब। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अगर नोटिफिकेशन को आप ऑन किए रहेंगे तो इससे फ़ायदा ये रहेगा, जो भी अगली क्लास होगी उसकी सूचना आपको मिलती रहेगी। आपको डेली सुबह 7:30 बजे 7:30 पर मैथ की कक्षाएं मिल रही, और आपको अब शाम को 6 बजे, कितने बजे? 6 बजे शाम को डेली आपको विज्ञान की कक्षाएं मिला करेंगी। जैसे कि आज ये आपकी पहली कक्षा मिल रही, कल दूसरी, तीसरी, ऐसे कोशिश करेंगे रोजाना 30 प्रश्नों का नया संग्रह आपको मिलता रहेगा। चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, बाकी कल मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।